हे एवरीवन, मैं हूं अनम। वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी क्लास 10 की पोएम अमांडा। इसके पोइट हैं रॉबिन क्लाइन, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन ऑथर थे जिन्होंने बच्चों के बारे में काफ़ी बुक्स लिखी। ये जो पोएम है अमांडा, ये लिखी गई है एक कॉन्वर्सेशन के तौर पे, एक बातचीत की फॉर्म में, जिसमें सिर्फ एक ही स्पीकर है। अब यूजुअली डायलॉग में क्या होता है, दो स्पीकर्स होते हैं ना, जो दोनों आपस में बात करते हैं। बट यहाँ पे जो स्पीकर है वो सिर्फ एक है, वो है अमांडा की मदर, जो अपने व्यूज़ को वॉइस करती हैं, जो अपने व्यूज़ बताती हैं बोल के। और जो अमांडा का रिप्लाई है वो बोला नहीं गया, बल्कि अमांडा सिर्फ अपने माइंड में वो बातें सोचती है। अपनी मदर की बात सुन के अमांडा कुछ रिप्लाई नहीं करती बोल के, बट उसके मन में जो विचार आते हैं उनको बताया गया है इवन स्टेंजाज में, यानी कि जो ब्रैकेट्स के अंदर जो भी डायलॉग्स लिखे गए हैं वो है अमांडा के, जो उसने बोले नहीं बट सोचे हैं। तो ये पोएम बेसिकली बात करती है चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में, और कैसे कई बार जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को समझ नहीं पाते। और ऑब्वियसली पेरेंट्स जो भी बोलते हैं अपने बच्चों को, वो उनके फ़ायदे के लिए ही बोलते हैं। कोई भी पेरेंट ऐसा नहीं है जो अपने बच्चे का फ़ायदा ना चाहता हो, पर कई बार ऐसा होता है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि उनके बोलने का जो तरीका हो वो काफ़ी हार्श होता है, तो वो अपने बच्चों को समझा नहीं पाते और वो एक तरह से उनको कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाते। तो ऐसी ही एक सिचुएशन से गुजर रही है अमांडा, जो कि एक तरीके से अपनी मदर के लिए काफ़ी डिसलाइक डेवलप कर लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी जो मदर है वो हमेशा ही उसमें कमियां निकालती रहती हैं। तो लेट्स बिगिन। स्टैंजा 1। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. तो अमांडा की जो मदर हैं वो उसे कहती हैं कि अपने नेल्स को बाइट मत करो, अपने कंधे झुका के मत बैठो अमांडा, और ये जो लेजी वे में, स्लाउचिंग मीन्स सिटिंग इन अ लेजी वे, ये जो आलस के एक पोजीशन में तुम बैठती हो हमेशा, ऐसे मत बैठो, स्ट्रेट होके बैठो, सीधी होके बैठो। उसके बाद अमांडा क्या सोचती है? There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अब इससे जाहिर है कि अमांडा जो है वो अपनी मदर से काफ़ी चिढ़ चुकी है, वो काफ़ी परेशान हो चुकी है उनके बार बार टोकने से, बार बार उसकी कमियां बताने से। तो वो अपने मन में क्या इमेजिन करती है कि काश वो एक सी के पास रहती, एक ग्रीन कलर का सी जो बहुत ही शांत है, एक रिलैक्स्ड है जो, और काश वो वहाँ रह पाती जहाँ उसके साथ और कोई भी ना होता, सिर्फ वो अकेली होती, कोई भी और वहाँ ना होता उसे रोकने के लिए, उसे बार बार टोकने के लिए। और वो एक मर्मेड की तरह, मर्मेड यानी कि एक ऐसा क्रीचर जो कि ऑब्वियसली इमेजिनरी क्रीचर होता है, जिसकी आधा हिस्सा, बॉडी का आधा हिस्सा होता है फिश जैसा और ऊपर का हिस्सा होता है एक गर्ल जैसा, उसे कहते हैं मर्मेड। तो अमांडा ये इमेजिन करती है कि काश वो अकेले रह पाती किसी सी में या किसी ओशन में, जहाँ वो एक मर्मेड की तरह अकेली ही आराम से तैरती रहती और कोई भी ना होता उसे टोकने वाला। Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. अब उसकी मदर उससे क्या कहती है कि क्या तुमने होमवर्क अपना फिनिश किया? क्या तुमने अपने रूम को साफ किया? और तुम्हें याद नहीं मैंने तुम्हें कहा था अपने शूज को भी साफ करना? I'm an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. अब जो अमांडा है वो क्या सोचती हैं कि काश वो एक ऑर्फन होती, एक अनाथ होती जिसके पेरेंट्स होते ही नहीं, जो कि स्ट्रीट्स में फ्रीली घूम पाती, ना उसे कोई रोकने वाला होता, ना कोई टोकने वाला होता। वो आराम से अपने बेयर फीट यानी कि नंगे पैरों से डस्ट को उड़ाते हुए चलती। कितना अच्छा होता, ये कितना गोल्डन होता ये साइलेंस। इससे क्या पता चलता है कि वो अपनी मदर की रोक टोक सुन सुन के तंग आ चुकी है, इसलिए वो क्या चाहती है? वो चाहती है साइलेंस और पीस। और शी इज सेइंग दैट फ्रीडम इज स्वीट, कि काश मैं फ्री होती अपनी मर्जी से जीने के लिए।
Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? अब उसकी मदर कहती हैं कि तुम वो चॉकलेट मत खाओ अमेंडा, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे कितने सारे पिंपल्स हैं, और मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम यहाँ वहाँ देख रही हो, जब मैं तुमसे बात करूँ तो मेरी तरफ देखो अमेंडा। इस पे अमेंडा क्या सोचती है? आई एम रपुंजल, I've not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright hair. तो रपुंजल जो है वो एक लिटरेरी कैरेक्टर है, ये एक कैरेक्टर है, एक गर्ल हुआ करती थी रपुंजल, असली में नहीं थी, सिर्फ कहानियों में थी। तो उसे बंद कर दिया गया था, कैद कर दिया गया था एक ऊंचे से टावर में, ताकि कोई उसके पास ना जा पाए। रपुंजल बहुत ब्यूटीफुल थी और उसके जो बाल थे वो बहुत ही ज़्यादा लंबे थे। तो एक बार जब एक प्रिंस आया उसे बचाने, तो वो ऑब्वियसली प्रिंस को नहीं पता था अब मैं इस टावर के ऊपर कैसे जाऊं, तो रपुंजल ने अपने जो बाल हैं वो नीचे फेंक दिए और उसी को एक रोप की तरह, एक रस्सी की तरह यूज़ करके जो लड़का था वो रपुंजल के पास पहुंच पाया। तो अमेंडा क्योंकि तंग आ चुकी है अपनी मदर से, उनकी रोक टोक से, तो वो रहना चाहती है अकेली। तो वो कहती है कि काश मैं रपुंजल होती, मैं रपुंजल हूँ और मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मैं आराम से अकेले रहना चाहती हूँ अपने टावर में, और मैं कभी भी अपने हेयर नीचे नहीं फेंकूंगी ताकि कोई भी उन पे चढ़ के मुझ तक ना पहुँच सके। तो ये जाहिर करता है कि अमेंडा कितनी अनॉय, कितनी इरिटेट हो चुकी है अपनी मदर से। Stop that sulking at once, Amanda. You're always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. Sulking means be in a bad mood. Nag means harass, डांटना, किसी को तंग करना। तो उसकी मदर बोलती है कि हमेशा इस खराब मूड में रहना बंद करो अमेंडा, हमेशा मुंह बनाना बंद करो, और अगर कोई तुम्हें देखेगा तो क्या सोचेगा कि मैं तुम्हें क्या डांटती रहती हूँ हमेशा। तो ऑब्वियसली ये एक आयरॉनिकल लाइन है, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी जो मदर हैं वो हमेशा ही उसे डांटती रहती हैं, हमेशा उसे टोकती रहती हैं, और स्टिल वो ये बोलती हैं कि कोई देखेगा तो क्या सोचेगा कि मैं हमेशा तुम्हें बुली करती हूँ, तुम्हें हरास करती हूँ, तंग करती हूँ, डांटती हूँ। तो यहाँ पे ये जो पोम है वो ख़त्म हो जाती है। तो ऑब्वियसली आप इसे मिसअंडरस्टैंड ना करें, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को कुछ कहना ही नहीं चाहिए या उनको सुधारने के लिए उनकी मिस्टेक्स को नहीं बताना चाहिए। बिल्कुल बताना चाहिए, पर उसका भी एक सही तरीका होना चाहिए, उसका एक वे होना चाहिए, ताकि बच्चों को ये ना लगे कि उनके पेरेंट्स का मकसद ही है उन्हें रोकना और रोकना और टोकना, वो उनसे प्यार नहीं करते, वो सिर्फ उनकी गलतियां ही देखते रहते हैं। तो बस ये एक मैसेज दिया गया है बाय द पोएट कि हाउ एल्डर्स शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर चिल्ड्रन। वरना क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो अपने ही पेरेंट्स से, जो कि उनको प्यार भी करते हैं, वो उन्हीं से एक तरह से नफरत सी करने लगते हैं, उनसे दूर जाना चाहते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट पोएटिक डिवाइसेस नाउ। फर्स्ट है एनाफोरा। आप देखिए जो फर्स्ट टू लाइंस हैं वो एक ही वर्ड से शुरू हो रही हैं, डोंट बाइट योर नेल्स, डोंट हंच योर शोल्डर्स। तो जब भी दो या दो से ज़्यादा लगातार आने वाली लाइंस शुरू हो एक ही वर्ड से, तो उसे कहेंगे एनाफोरा। नेक्स्ट इज रेपिटेशन। आप देखिए स्टेंजा 1 में ये जो वर्ड है अमेंडा अमेंडा अमेंडा, ये 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो ये हो गया रेपिटेशन। नेक्स्ट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन यानी रेपिटेशन ऑफ consonant sound. Stop that slouching, sit up straight. Stop slouching, sit straight. तो इसमें जो स साउंड है वो रिपीट हुई है बार बार, तो इसे कहेंगे एलिट्रेशन। उसके बाद है एल्यूजन। एल्यूजन यानी जब ब्रीफ रेफरेंस दिया जाए एक ऐसे इंसान या जगह या किसी इवेंट का, एक हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल या एक इमेजिनरी इवेंट का, जो कि उसका एक अगर रेफरेंस दिया जाए तो उसे कहेंगे एल्यूजन। अब देखिए जो वर्ड है मर्मेड, जैसे कि मैंने बताया था ये एक लिटरेरी कैरेक्टर है, ये एक कल्चरल कैरेक्टर है मर्मेड, ये असली में नहीं होती, राइट? तो इसका जो रेफरेंस दिया गया है इसको कहेंगे एल्यूजन। मेटाफोर। मेटाफोर मीन्स कंपैरिजन। मी अ मेटाफोर, यहाँ मी अ मर्मेड, यहाँ पे अमांडा जो है वो कंपेयर करती है खुद को एक मर्मेड से, तो इस कंपैरिजन को कहेंगे मेटाफोर। स्टेंजा 2 में अगेन एनाफोरा, क्योंकि फर्स्ट 2 लाइंस जो हैं वो एक ही वर्ड से शुरू हो रही हैं, डिड।
नेक्स्ट है रेपिटेशन। फिर से जो वर्ड है अमांडा वो 3 बार यूज हुआ है, तो ये है रेपिटेशन। फिर है एलिट्रेशन। लास्ट लाइन में देखिए, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। साइलेंस, स्वीट, स साउंड रिपीट हुई है यहां, सो ये हो जाएगा एलिट्रेशन। नेक्स्ट इज मेटाफर। मेटाफर यानी कंपैरिजन। आई एम एन ऑर्फन। अब ये जो गर्ल है अमांडा, वो अपने आप को कंपेयर कर रही है, अपनी जिंदगी को कंपेयर कर रही है एक अनाथ बच्चे की लाइफ से, कि अगर मैं भी अनाथ होती तो मेरा जीवन ऐसा होता। तो ये हो जाएगा मेटाफोर। थर्ड स्टेंजा में अगेन रेपिटेशन, क्योंकि अमांडा को फिर से रिपीट किया गया है बार बार। फिर है एलिट्रेशन। टावर इज ट्रैंक्विल। टावर, ट्रैंक्विल, ट साउंड को यहां रिपीट किया गया है, तो ये हो गया एलिट्रेशन। नेक्स्ट इज एल्यूजन। फिर से जो आई एम रेपुंजल, अब रेपुंजल जो है वो एक फिगर है, एक लिटरेरी, एक हिस्टोरिकल फिगर है, और क्योंकि इसका रेफरेंस यहां दिया गया है, एक ब्रीफ रेफरेंस, तो ये हो गया एग्जाम्पल एल्यूशन का। फिर है मेटाफोर। अगेन आई एम रेपुंजल, वो अपने आप को कंपेयर कर रही है रेपुंजल से कि शायद उसकी लाइफ वैसी हो तो कितना मजा आए, तो ये हो गया मेटाफोर। नेक्स्ट स्टेंजा में रेपिटेशन, क्योंकि अमांडा को फिर से यूज किया गया है 2 टाइम्स। एलिट्रेशन। स्टॉप दैट सल्किंग। स्टॉप, सल्किंग, स साउंड को यहां रिपीट किया गया है, तो ये हो गया एलिट्रेशन। दिस इज इट। आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मैंने अपलोड किया है, आप वो भी ज़रूर सुने। उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने आंसर्स को एग्ज़ाम में लिखने में। अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू।